आफ्टरनून एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था बिजनेस स्टडी में स्टाफिंग का। स्टाफिंग में हमने जो इसका इंट्रोडक्टरी है वो देखा था, इम्पोर्टेंस देखा था। नियुक्तिकरण में हम उसको महत्व किस तरह से बता सकते हैं, इसके सारे पॉइंट्स देखे थे। बिजनेस उपक्रम में जब हमारा स्टाफिंग का वर्क चलता है या उसकी प्रोसेस चालू रहती है तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक के बाद एक हमें कदम उठाने होते हैं, अर्थात स्टाफिंग की प्रोसेस किस तरह करवानी होती है, उसे हमने पूरी देखी थी। अब उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, उसमें 3 पॉइंट्स हमने मेन देखे थे। उसमें रिक्रूटमेंट था, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इस तरह से ये 3 एलिमेंट होते हैं, ये हमारे स्टाफिंग के 3 मेन एलिमेंट्स माने जाते हैं। इन 3 एलिमेंट्स को अब हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को लेकर के और उसके पूरे डिटेल में उसे समझेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। आपको एक चार्ट मैंने बताया था, उस चार्ट को आपको याद रखना है। उसमें 3 एलिमेंट्स का चार्ट वो बनाया हुआ था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। Recruitment's meaning and definition of recruitment. Recruitment refers to that process which is concerned with the identification of sources where from the personnel can be employed and motivating them to offer their services to the organization. It has been defined as under. इस तरह से इसकी definitions भी यहाँ पे दी हुई है। तो रिक्रूटमेंट के मीनिंग को हम समझते हैं। भर्ती यानी रिक्रूटमेंट, उससे आशय या उसे हम उस प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि जिसके द्वारा हम काम कराने के लिए जितने भी लोग इच्छुक हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए जो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जो उसमें अपने जॉब को लगाना चाहते हैं, उनके लिए नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें हम प्रोत्साहित करें। संस्थान द्वारा जो छोटा या बड़ा जो भी उसमें कार्य होता है, उसके संचालन के लिए निश्चित रूप से एम्प्लॉयज की आवश्यकता होती ही है। अतः भिन्न भिन्न लोगों के लिए हमें भिन्न पद के लिए उनको नियुक्त करना चाहिए और उसके लिए उन्हें रिक्रूटमेंट के द्वारा कार्य करने के लिए या आवेदन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है वर्दर एंड डेविस की। आपकी बुक में हो सकता है और दूसरी कोई डेफिनेशन हो, तो आपके इसमें जो भी डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे ये जो बुक है ये जीपीएच की राठी की बुक है, कुमावत की बुक है। तो मैंने इसमें से आज आपको कुछ नया मैटर देखने के लिए और कुछ नया आप लोगों को पढ़ने के लिए मिले, इसलिए इस बुक के द्वारा मैंने आपको आज की वीडियो तैयार की है। तो आप अपनी बुक में जो भी जो डेफिनेशन है, उनमें से कोई भी 2 डेफिनेशन जो आपको अच्छे से समझ में आए, जो आपको इजीली लर्न करने में आसानी हो, तो उस 2 डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लेंगे। तो जो भी डेफिनेशंस देखेंगे, उन डेफिनेशन का जो सार निकलेगा या जो उनको कंक्लूड करके हम निकालेंगे, उसमें यही निकलेगा कि जितने भी औद्योगिक उपक्रम हैं, उनमें कर्मचारियों की जब आवश्यकता होती है तो उनके अनुसार जब हम उन पदों को भरते हैं या उन पदों को पूरा कार्य करने के लिए फिलअप करते हैं, उन पदों पर नियुक्ति देते हैं, तो उसके लिए जो उसके एलिमेंट के रूप में, नियुक्ति के स्टाफिंग के एलिमेंट के रूप में रिक्रूटमेंट सबसे पहले आता है, जिसमें कि हम उन्हें कर्मचारियों को या जो भी व्यक्ति हैं जो कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें हम कार्य पर रखने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे अपने आवेदनों को दे सके, एप्लीकेशंस को हम तक पहुंचाए। तो इसके लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे किया जाता है, जिसे एक सेवी वर्गीय विभाग या पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है। तो इस प्रकार रिक्रूटमेंट में मीनिंग एंड डेफिनेशन आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती के चरण या सीक्वेंस। भर्ती की जो चरण होते हैं उसमें मेन यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज मतलब जितने भी रिक्त पद हैं उनका निर्धारण करना।
The personnel managers has to assess the manpower recruitment of different departments in view of production plan and business prospects. जितने भी हमारे यहाँ पे वैकेंसीज हैं उन सभी वैकेंसीज का पहले पता लगाना होता है। जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रबंधकों को विभिन्न विभाग जो होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो मानव संसाधनों की जरूरतों के अनुसार उनमें पूरे प्रोडक्शन की प्लान की जाती है। बिजनेस की जो फ्यूचर में हम क्या उसकी उन्नति कर लें, उनकी संभावनाओं को भी ध्यान में रख करके और फिर निर्धारण किया जाता है कि हमारे यहाँ कितने पद अभी खाली हैं, कितने पदों पर हमें उस नियुक्ति देना है। तो इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज को सबसे पहले देखा जाता है। नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद उनके सोर्सेस मतलब उनके स्रोतों या साधनों का पता लगाना। द पर्सनल मैनेजर्स हैज टू make rational selection of sources of recruitment, posting vacancy notice at the factory gate, advertisement in newspapers, notifying vacancies to employment exchange etc. are the way of filling the vacancies. इसमें कई तरह के जो साधन है वो बताए गए हैं कि भर्ती के जितने भी स्रोत हैं उनका पहले निर्धारण किया जाता है। कर्मचारी प्रबंधक को, मैनेजर को भर्ती के स्रोतों का बिल्कुल इंटेलिजेंट तरीके से सिलेक्शन करते हैं और कारखाने के द्वार पर या फैक्ट्री के गेट पर ही रिक्त पदों की जितने भी फिल करने हैं उनकी सूचना लगा करके समाचार पत्रों में या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे करके या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जितने भी हमारे यहाँ खाली पद हैं उनकी सूचना जारी करके या किसी भी तरह से रिक्त पदों पर भर्ती की संबंधित सूचना दी जाती है। तो इसके बाद में आएगा मोटिवेटिंग कैंडिडेट्स। क्वालिफाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स में बी ऑफर्ड attractive terms and allowance so that they are apply। जिस तरह से हम कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं कि वे कितने क्वालिफाइड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स जो हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन सबको हम अट्रैक्टिव जो टर्म्स होती है, जितने भी हमारी शर्तें हैं उन्हें बताया जाता है। कर्मचारियों को जो भी उस पद पर अपनी वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं, खाली पदों को जो पाना चाहते हैं, उनको ये सारी चीजें सुविधाएं बताई जाती हैं और उसके बाद में हम जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उनको हम आवेदन देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो योग्यता प्राप्त जो अनुभवी और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम अट्रैक्टिव टर्म्स पर अलग अलग प्रलोभन दे करके आवेदन देने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो यही कहलाता है मोटिवेटिंग कैंडिडेट्स। फोर्थ पॉइंट है लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको फिर हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर सूची बना करके और उन लोगों को बताएंगे कि ये व्यक्तियों को हम लोगों ने आवेदन देने के लिए प्रेरित करने के पश्चात हमने उन्हें सिलेक्ट किया है कि वे आकर के और अपनी नेक्स्ट जो स्टाफिंग की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे। तो आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस समराइज ऑफ बायोडाटा ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर प्रिपेयर्ड, द पर्सनल मैनेजर्स आफ्टर consulting the heads of various departments prepare the list of candidates to be called for interview or test। फिर उन्हें टेस्ट या इंटरव्यू के लिए हम कॉल करते हैं या सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस प्रकार से रिक्रूटमेंट की इन 4 स्टेप्स को पूर्ण किया जाता है। उसके बाद ही रिक्रूटमेंट की हम नेक्स्ट स्टेज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा 6.8 रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट की पॉलिसी मतलब भर्ती की नीति को हम किस तरह से फिर निर्धारित करेंगे, किस तरह से हम पॉलिसी को फॉलो अप करेंगे या फॉलो में लेके आएंगे, उसे हम किस तरह से हमारी प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। One of the most important element of an effective recruitment program is proper recruitment policy. These policies should clearly spell out of the objectives,
and major principle that management intends to pursue while recruiting the persons. तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे कि हमारी पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए. अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड हैव फॉलोइंग कंसिडरेशन. एक इफेक्टिव या प्रभावशाली भर्ती की जो कार्यक्रम है या जो नीति है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. और भर्ती की जो नीति है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि कर्मचारियों को भर्ती करते समय किन किन उद्देश्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. ये यहाँ पॉइंट्स के माध्यम से समझाया गया है. फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी मेड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट. एवरी डिपार्टमेंट शुड सेंड इट्स रिक्वायरमेंट टू इट. भर्ती की ये पॉलिसी जो होती है, नीति जो होती है, वो केंद्रीय संस्था के द्वारा बनाई जाए, मतलब सेंट्रल टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके लिए प्रत्येक विभाग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार सूचना दे दें और उसके बाद ही फिर भर्ती को हम चालू करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू पोस्ट फॉलन वैकेंट इन एवरी डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट है वैकेंसीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज. It should be based on the comprehensive programs of management development. Next, it should be based upon competence and ability of the applicant. It should free and fair from any favor or pressure. There should not be false assurances given to candidates about promotion, wages and other facilities. Recruitment policy should be elastic, clear and comprehensive so that necessary improvement and modification can be made. जितना भर्ती की नीति को भी हम प्रत्येक विभाग के रिक्त पदों को देखते हुए ही ध्यान में रखकर बनाते हैं. पदों की जितनी भी रिक्त संख्या होती है उनमें जो उनके अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वह सत्यापित होना चाहिए. यह जो नीति है भर्ती की पॉलिसी जो होती है वो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए भी बनाई जाती है. इसलिए इनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब प्रिसाइज होने चाहिए, मतलब पहले से निश्चित होने चाहिए, आधारित होने चाहिए कि हम किस तरह से हम इस प्रोसेस को पूर्ण करवाएंगे. जितने भी आवेदकों की या एप्लीकेंट्स की क्षमता है और उनकी योग्यता है उसको हम टेस्ट कर सके, ऐसी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए. निष्पक्ष होनी चाहिए, पूरी तरह से हम उसमें ये देख सकें कि किसी तरह का कोई भी हम पार्शलिटी न कर पाए, किसी के दबाव में या किसी की सिफारिश के आधार पर हम कार्य नहीं करें. जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें दिए गए झूठे आश्वासनों से मुक्त होनी चाहिए. मीन्स हम किसी को भी झूठा प्रलोभन या किसी भी तरह की हम ऐसी बात न कहें जो कि वो उन्हें प्रभावित करने के लिए ही सिर्फ कही गई हो. तो इसलिए उनके पारिश्रमिक और उनकी अन्य सुविधाओं को भी क्लियरली बता देना चाहिए. हमेशा पॉलिसी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार और हम चेंज कर सकें, ऐसी हमारी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो. तो इस तरह से ये रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को भी विशेष रूप से ध्यानपूर्वक बनाया जाना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. कितने सोर्सेस से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या भर्ती की जो पद्धतियां होती है वो कितनी होती है. द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं, आंतरिक पॉलिसियां या पद्धतियां और बाह्य पद्धतियां. Internal sources refers to the recruitment from within the enterprise. In other words, internal sources means shifting of the existing employees of the organization from one place to another and from one post to another post. The main internal sources are as followed: promotion, transfer, demotions and ex-employees. तो इस तरह से हम इन चार माध्यमों से हमारे यहाँ भर्ती इंटरनल सोर्स के माध्यम से कर सकते हैं. फर्स्ट है प्रमोशन. ऑर्डिनरली
It is a commensable policy of promotes people from within because it has a healthy influence on the moral of the employees and adds to the reputation of the enterprises. The promotion may be based upon both the seriality and merit. प्रमोशन का विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं वे पहले किस तरह से कार्य करते थे, उन्हें उनके कार्यों की हमें अच्छा करने के उपलक्ष्य में जब हम इन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं तो वह प्रमोशन के रूप में भी दिया जा सकता है. जब हम उन्हें प्रमोट करते हैं तो वे काफी मोटिवेट होते हैं, उस कार्य को करने के लिए वे और अधिक क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं. इसलिए प्रमोशन के द्वारा भी हम हमारे इंटरनल सोर्स का यूज कर करके और पदों की भर्ती कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसफर. ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अनदर प्लेस ऑन द position similar to his existing one. An effective management place right man on right job. Transfer does not always result in any change in the nature of his duties, responsibility, authority, salary or status. However, it may significantly affect the efficiency and morale of the employee, depending on the new environment where he has transferred. मीन्स जब हम किसी का स्थानांतरण या ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम उसकी एबिलिटी के अनुसार भेजते हैं तो उसे ही हम ट्रांसफर करना कहलाते हैं या स्थानांतरण कहते हैं. वह एक संस्था की जो जनरल प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत ही आती है. जो स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है उसमें हम कौन कौन से रीजंस होते हैं जब कर सकते हैं. तो उसके लिए जब एक ही पद पर अधिक समय तक कर्मचारी को नहीं रखना हो तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं. जब कोई कर्मचारी या कोई एम्प्लॉय किसी पद पर कार्य करने के सक्षम सिद्ध नहीं होता, मतलब वह इतना काबिल या लायक नहीं होता है कि वह उस कार्य को अच्छे से कर रहा हो, तो उसे हम ट्रांसफर करके और दूसरे कार्यों को उसे दे सकते हैं. जब ट्रांसफर के फलस्वरूप कर्मचारी अपनी क्षमता पूरी अधिक क्षमता से कार्य कर सकता हो तो हम उसे उसी पद पर रखेंगे जिसके लिए उसने अपने आप को सिद्ध किया है कि वह ज्यादा अच्छे से ज्यादा कैपेसिटी से उस कार्य को कर रहा है. जब कोई भी एम्प्लॉय स्वयं की अन्यत्र कार्य करने की स्वयं की इच्छा जाहिर करे तब भी हम उसका ट्रांसफर कर सकते हैं. उससे उनके मोरल में इंक्रीजमेंट होता है, वे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाते हैं. तो इस तरह से हमें ट्रांसफर करके भी इंटरनल सोर्सेस को के द्वारा हमारी रिक्रूटमेंट को पूर्ण कर लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है डिमोशंस. डिमोशन मतलब कार्य को पद के पदावनति करना, मतलब पद के नीचे हम उसे ले आए. जिस पद पर वह कार्य कर रहा है उससे भी हम उसे छोटा पद प्रदान करें. In the business under deflectionary candidate, employees may be demoted back to their original jobs. Demotion is generally made when the promotion is conditional or the court has disapproved promotion. Generally, it is to be avoided as it affect the moral and self-respect of employee. निश्चित रूप से किसी भी कर्मचारी को यदि उनके पद पर जब वे कार्य कर रहे हैं उससे निचला पद यदि दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता और वे अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं और वे उनका मोरल डाउन हो जाता है. तो इसलिए डिमोशन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कम उपक्रमों में की जाती है. इसलिए या तो उन्हें उसी पद पर रखा जाता है जहां वे कार्य कर रहे हैं, चाहे वे अच्छा कार्य न कर रहे हों, या फिर उन्हें निकाल दिया जाता है एक शॉर्ट नोटिस दे करके और उन्हें कार्य से अलग कर दिया जाता है. तो इस तरह से डिमोशन या पदोन्नति की प्रोसेस जो होती है वो एम्प्लॉयज के लिए अच्छी नहीं होती है और वह बिजनेस की साख को भी कम करती है. नेक्स्ट पॉइंट है एक्स एम्प्लॉयज. This internal source of recruitment is rarely adopted
It means recruitment is reference to re-employment the ex-employees of the past who have worked. So they immediately pick up the work without any training. The enterprise gets trusted, competent and experienced person too. एक्स एम्प्लॉय जो होते हैं, जो हमारे पुराने हमारे यहाँ कार्य करने वाले एम्प्लॉय हुए या हमारे यहाँ के पुराने एम्प्लॉय, जिन्हें हम पूर्व कर्मचारी भी कह सकते हैं। तो इंटरनल जो हमारा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का, उसमें बहुत कम इसे अपनाया जाता है। इसमें पहले जो कर्मचारी संगठन में कार्य करते थे उन्हें फिर से रिक्रूट किया जाता है, फिर से भर्ती किया जाता है ताकि वे तत्काल काम को समझ सके और किसी भी प्रकार के उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता न हो। ऐसी दशा में उपक्रम को जब हमारा बिजनेस में विश्वसनीय व्यक्ति, सक्षम और अनुभवी व्यक्ति तो मिल ही जाता है, साथ ही वे कम सैलरी या रेम्युनरेशन में भी कार्य करने के लिए रेडी रहते हैं या तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे उस संस्था को पहले से ही जानते हैं। उनके लिए उस संस्था में कोई नया माहौल नहीं होता, इसलिए वे उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो एक्स एम्प्लॉयज के द्वारा भी हमारे यहाँ इंटरनल सोर्स के द्वारा भर्ती की जा सकती है। तो ये 4 पॉइंट्स थे इंटरनल सोर्सेस के, जो कि हमारे रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेस हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में जब हम देखेंगे कि किस तरह से बाह्य साधन के द्वारा, बाह्य पद्धति के द्वारा हम हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट करें। एक्सटर्नल सोर्स को देखने के पहले जो इंटरनल सोर्स है, इसके 5 हमें एडवांटेजेस भी बताए गए हैं यहाँ पर और फिर डिसएडवांटेज बताए हैं। तो हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस में। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब पूरी तरह से हमारे लिए आर्थिक रूप से जो सक्षम रहते हैं वो तो ज़्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ का यूज़ कर सकें। तो इसलिए हमारे इंटरनल सोर्स का यूज़ हम करके और आंतरिक जो पद्धति के द्वारा ही हमारे यहाँ भर्ती कर लें, तो वो हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। एम्प्लॉयज आर नॉट रिक्वायर्ड टू द इंड्यूस्ड in the various formalities of recruitment, so it is said to be economical. There are a lesser number of candidates and the most suitable candidate is selected according to merits or seniority or both. जिस तरह से हमारे यहाँ कार्य करने के लिए हम लोगों को रखते हैं, उसमें हम कम से कम खर्च रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका उपयोग करवा सकें। तो ऐसी पॉलिसी हम बिजनेस में शामिल करते हैं ताकि हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकें। इसलिए हम मोटिवेशन के द्वारा या हमारे यहाँ जो इंटरनल सोर्स है उसके द्वारा हम हमारे यहाँ जितने भी रिक्त पद हैं उन पर भरने के लिए, उन्हें फिल करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम हमारे यहाँ जितने कर्मचारी पहले ही हैं उन्हें किसी भी तरह से एडजस्ट करके और उन पदों पर उन्हें भर लें या उन पदों पर उन्हें नियुक्ति दे दें। तो वह काफ़ी इकोनॉमिकल होती है, इसलिए हम इंटरनल सोर्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रमोशनल एवेन्यू। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइजेस get an opportunity for promotion. In the hope of promotion, they strive hard for the organization. जो एक प्रमोशन का एवेन्यू होता है उसके हिसाब से भी हम देखें तो हमारे यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं वे अगर कार्य करने के लिए रेडी रहते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उन्हें प्रमोशन की भी एक भूख होती है या वे प्रमोशन भी चाहते हैं। इसलिए वे हार्ड वर्क करके, जब उन्हें पता होता है कि प्रमोशन के द्वारा भी रिक्त पदों को भरा जा सकता है, तो अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी लगा करके अच्छा कार्य करके और प्रमोशन पाने के लिए वे प्रेरित होते हैं। इसलिए हम इंटरनल सोर्स में प्रमोशन को भी शामिल करते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटर सर्विसेज। द एम्प्लॉयज ट्राई टू रेंडर देयर बेस्ट सर्विसेज इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर चांसेस। ज़्यादा अच्छे चांसेस के लिए वे ज़्यादा अपनी इफिशियंसी से और ज़्यादा अपनी सर्विसेज अच्छी दे करके और कार्य करते हैं।
Fourth है motivational value. Internal recruitment is a source of encouragement and motivating for employee. The employees can look the promotion and thereby do their jobs well. वे बहुत अच्छे से कार्य करके और स्वयं उसकी मोटिवेशनल वैल्यू होती है कि उन्हें मोटिवेट न किया जाए, फिर भी उन्हें यदि पता होता है कि हमारे यहाँ इंटरनल सोर्स के द्वारा प्रमोशन दे दिया जाता है, अच्छा पैकेज बढ़ा दिया जाता है, अच्छी सैलरी रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो वे सेल्फ मोटिवेट होकर के और कार्य करने लगते हैं। उसकी मोटिवेशनल वैल्यू होती है, मतलब उनके अभिप्रेरित करने की अच्छी एक प्रक्रिया मानी जाएगी। इसलिए इंटरनल सोर्स के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। रेफरेंस नॉट रिक्वायर्ड। जब हम इंटरनल सोर्स के द्वारा हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें किसी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा यह नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हम इन एम्प्लॉय को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो थर्ड पार्टी होती है वो कमीशन के रूप में भी कुछ अमाउंट लेती है, या हम किसी रेफरेंस को भी नहीं अपने यहाँ पे शामिल करते हैं। तो इसलिए रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनल सोर्स में हम हमारे यहाँ एम्प्लॉय को ही एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसका महत्व होता है। नॉलेज ऑफ एंटरप्राइज। The employees is aware of policies, plans and the actual working candidates of the organization, so he is not required to waste time and energy in learning it. पूरी जो उपक्रम है उसे वे जानते हैं, क्योंकि वे वहीं पे कार्य कर चुके हैं या कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए कि अलग से उन्हें कंपनी को जांचना परखना पड़े, उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पूरी हमारे यहाँ के माहौल को, हमारे यहाँ के वर्किंग कंडीशंस को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानते हैं, उसका नॉलेज उन्हें होता है। इसलिए हमारे इंटरनल सोर्स का इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो इसके एडवांटेजेस थे, इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इनएफिशिएंट। अंडर इंटरनल सोर्सेस प्रमोशन पॉलिसी इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सीनियरिटी एंड एज सच so many times inefficient persons are promoted. Moreover, in this age approaches also play an important role. कई बार क्या होता है कि हम हमारे यहाँ प्रमोशन देते जाते हैं और उसके लिए जो इनएफिशिएंट व्यक्ति होता है, जो अपनी इफिशिएंसी से कार्य नहीं भी कर रहा है, या जब उन्हें पता होता है कि हमें प्रमोशन मिल ही जाएगा तो वे प्रमोशन तो ले लेंगे, लेकिन वे कार्य में अपनी इफिशिएंसी इतनी नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से कई बार हम प्रमोशन इसलिए भी कर देते हैं कि उन्हें हमें पदों को भरना है, तो इसलिए इनएफिशिएंट पर्सन जो होता है उसे भी हम प्रमोट कर देते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड चॉइस। Internal recruitment restricts the options and freedom for the enterprise is choosing the most suitable candidate for the vacancies. It has a narrow base, therefore the enterprise has to compromise with the quality of the choice of candidate. जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय कार्य करने वाले हैं वो निश्चित नहीं है कि सभी बहुत ही एफिशिएंट और क्वालिफाइड हों। कई बार कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने व्यवहार से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन अपने कार्यों से वे किसी भी तरह से संस्था को लाभ नहीं पहुंचाते। इसलिए जो प्रमोशन या इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें इसके ड्रॉबैक के रूप में यह दिखाई देता है कि जो हमने हमारी चॉइस है, जो हमने कर्मचारियों को आगे बढ़ाया है, वह बिजनेस के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं था। इसलिए हमें यह ध्यान, जिस कैंडिडेट को भी हम प्रमोशन दें या उसे हम ट्रांसफर करें, उसे हम पूरी तरह से समझ लें कि यह व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा, और उसके बाद ही हम उसे अपने यहाँ पर इंटरनल सोर्स के द्वारा ट्रांसफर या प्रमोशन जो भी करते हैं वो करें। तो इसलिए जो हमें ये ड्रॉबैक है इसे ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनल सोर्स में हमें जितने भी यहाँ ड्रॉबैक्स दिए हैं, इनब्रीडिंग एंड लैक ऑफ कंपटीशन, नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन, ये सारे जितने दिए हुए हैं, ये जितने डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, इनके अगर हम
सही तरीके से या जो इंटरनल सोर्स को फिलअप कर रहा है उसकी इंटेलिजेंट तरीके से अगर वो इन्हें फिलअप करे तो इन कमियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो कमियां होती है ये अगर अच्छे से जो मैनेजर के द्वारा देखभाल कर अगर उनकी पूर्ति की जाती है, जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है उसके द्वारा वह अपने विवेकपूर्ण डिसीजन लेता है यदि, तो इन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए इन कमियों को दूर कर इंटरनल जो सोर्स है उसका यूज हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंटरनल सोर्स के हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी ये सोर्स मैंने आपको बताए हैं वो सोर्स और एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग ये आप पढ़ते भी रहेंगे और इन्हें लर्न भी करेंगे। इसकी वीडियोस बना करके मुझे सेंड करना है।